नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास सीरीज जिसका नाम है फंड के फनकार। जी हाँ, फंड के फनकार में हम उन धुरंधरों, उन एक्सपर्ट से आपको मिलाते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को सजाते हैं, संवारते हैं, समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी बूंद से सागर भरा जा सकता है, कैसे छोटी छोटी एसआईपी से सपनों को लंबे समय में पूरा किया जा सकता है। बच्चे की शादी हो, कोई बड़ा घर खरीदने का सपना हो, वो सारे सपने म्यूचुअल फंड की छोटी छोटी एसआईपी से पूरे कराते हैं। ऐसी इस सीरीज़ में आज एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रांजल वाघ जी। प्रांजल वाघ जी, आपको बता दें कि को फाउंडर और ग्रुप हेड हैं समर्थ वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के। तो बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए सर। और पहली टिप्पणी तो आपसे ये जानना चाहेंगे, सामान्य तौर पर बहुत लोगों का सपना होता है, इस क्षेत्र में जो लोग आते हैं, पढ़ाई उन्होंने जो है वो की होती है इस क्षेत्र के अंदर। आपकी शुरुआत इंजीनियरिंग से हुई, अच्छा खासा आप इंजीनियर बनने जा रहे थे। ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को कि ये इंजीनियर बनते बनते आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में कैसे आए, क्या चीज़ ने आपको आकर्षित किया? सर, सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड अमर उजाला टीम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सर। जैसे आप कह रहे कि अच्छा खासा इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, तो इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो जब भी हमारा इंजीनियरिंग पास आउट हो गए हम लोग, तो तब सब प्राइम क्राइसिस आ गया 2008 में। 2008 तो मेरी विप्रो में प्लेसमेंट हो चुकी थी, बट विप्रो ने हमें कॉल लेटर नहीं भेजे। तो इवेंचुअली मैं एमबीए में एनरोल कर दिया मैंने, एंड दैट वाज वेयर आई मेट माय पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। ओह, एमबीए के दौरान उससे हाँ, मुलाकात तो जो चीज़ मतलब नहीं करनी थी वो कर ली, एमबीए, एंड तभी मुझे मेरा पार्टनर मिल गया। तो ये उनसे बातचीत जब आप एमबीए कर रहे थे तभी ये लग गया कि नहीं, इंजीनियरिंग को अब पूरी तरीके से किनारे कर देना है और अब फोकस जो है वो इस क्षेत्र की तरफ करना है, फाइनेंस सेक्टर के अंदर आना है। कैसे मन में कैसे आया, कैसे कन्विंस किया आपके पार्टनर ने, या फिर किस तरह के माहौल ने आपको कन्विंस किया? सो हमारा जो कॉलेज था एनएल दालमिया मीरा रोड का जो कॉलेज है हमारा, वहाँ पे दरअसल हम लोग सारे बच्चे साथ में पढ़ते थे, मतलब मार्केटिंग और फाइनेंस वाले। मैं मार्केटिंग से आता हूँ, मेरा पार्टनर फाइनेंस है। तो फर्स्ट ईयर साथ में पढ़ना, साथ में ट्रैवल करना, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता रहता है। एंड इवेंचुअली लाइब्रेरी में बैठे बैठे एक दिन हम लोग को ऐसे आइडिया आ गया कि वी मस्ट डू समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट फाइनेंस डोमेन में। तभी फ्रैंकली स्पीकिंग फॉर्मली ये जो वेल्थ मैनेजमेंट या ये सब जो आइडियाज़ है वो हमारे दिमाग में नहीं थी। वी डिड नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। बट जैसे प्लेसमेंट हो गए हमारे, ही गॉट इन टू ICICI बैंक, आई वेंट टू HDFC बैंक। तो तब जाके हमको एक वो स्ट्रक्चर मिल गया। वी वर इन टू वेल्थ मैनेजमेंट, सो वी गॉट दैट गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग का एक स्ट्रक्चर हमको मिल गया। तो वी अंडरस्टूड कि ये चीज़ जो है 2011 में, ये चीज़ हमारे देश में किसी को पता नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। आप अगर किसी बैंक के पास जाते थे तभी तो आपको विदाउट अ डाउट इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती थी। हाँ, ओके, वहाँ पे एक ऐसा होता है कि वहाँ पे कस्टमर नीड्स के बेसिस पे सेलिंग नहीं होती, वहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर के नीड्स के बेसिस पे सेलिंग होती है। मेरे टारगेट जो है वैसे मैं सेल करूँगा। तो वी रियलाइज दिस गैप कि मैंने कहा कि मतलब वी यूज टू मीट अप एंड डिस्कस। तो हम लोग ने यह कहा कि ये जो है ना, दिस इज़ अ वेरी बिग गैप इन इंडिया। तभी तो म्यूचुअल फंड्स वाज नॉट दैट पॉपुलर। अभी तो म्यूचुअल फंड बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा। करेक्ट। तो तब पॉपुलर नहीं थे, तभी इट वाज लाइक कि अरे मेरा पैसा डूब जाएगा मार्केट्स में। बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी एंटर्ड, एंड धीरे धीरे जैसे हम लोग फुल टाइम आ गए, तो दोनों ने फिर ऑफिस एस्टेब्लिश तो किया। ये ठीक है, आप लोगों ने या दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि ऐसा कुछ करते हैं। करेक्ट। फैमिली का कोई प्रेशर नहीं आया कि भाई एक अच्छी खासी नौकरी है और फिर अब बिजनेस करने जा रहे हो, पता नहीं सफल होगा कि नहीं होगा, क्या होगा? क्योंकि एक ठीक ठाक अगर सैलरी आ रही है तो ज़्यादातर फैमिली चाहती है कि नहीं अब सही तरीके से जीवन चलता रहे। तो ये समस्या आई थी आपको भी? तो फॉर्चुनेटली नहीं आई, नहीं आई। वेरी फ्रैंकली। मतलब जब बल्कि जब मैंने जब मेरा HDFC बैंक की जॉब छोड़ी, और दैट वाज सितंबर 2011, अक्टूबर 2011 माय फादर रिटायर्ड है। ओ, तो मैंने उनको बोला कि मैंने बिना पूछे जॉब छोड़ दी थी, एंड मैं घर आ गया था। तो मैंने उनको बोला ऐसा ऐसा करना है। तो बोले ठीक है, हमें तो पेंशन आने वाली है, तू कर जो करना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण हाँ, है क्योंकि कई बार फैमिली सपोर्ट करेक्ट। नहीं मिल पाता है, तो आपको मिला, ये अच्छी बात है। अब सर आते हैं कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, और अब तो आपको लंबा अनुभव हो गया लोगों का पोर्टफोलियो संभालते देखते। अभी की जो करंट सिचुएशन है
उसको बहुत लोग जो है थोड़े से डरे हुए हैं, थोड़े से घबराए हुए हैं। हमारे पास जो हमारे शोज़ हैं उसमें डेली बेसिस पे सवाल आते हैं, एसआईपी जारी रखें, रोक दें, क्या करना चाहिए। करंट सिचुएशन को आप कैसे जज कर रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन से हम निकलेंगे कब, वो रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है ये मसला हमको 2-3 साल तक प्रभावित करे, हो सकता है साल भर प्रभावित करे, कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये समस्या भारत की नहीं है, भारत के बाहर की है। तो आप कैसे डील कर रहे हैं? आपके पास भी आते हैं कुछ ऐसे कॉल? जी ज़रूर, हम्म, एवरीडे हर रोज़ आते हैं ऐसे। तो पहली बात तो ये दुनिया भी पहले ऐसे नहीं रही, मतलब 1990s में या 95 2000s में हम लोग इतने कनेक्टेड नहीं थे। टुडे एवरीबडी इज़ कनेक्टेड, तो इट्स अ लोकल वर्ल्ड। तो भले ही ईरान में वॉर चल रहा है बट उसका इम्पैक्ट हम पर आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये हॉर्मुज स्ट्रेट हो या एलपीजी पीएनजी या फिर ऑयल का शॉर्टफॉल हो, हम पे इम्पैक्ट आ रहा है वो। इफ़ यू आस्क मी फ्रैंकली कि ये कब एंड होगा, तो मुझे पता नहीं, हाँ। किसी को भी नहीं पता है। कोई अगर कह रहा है कि मुझे पता है तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं टिपिकली देखूंगा एनाटॉमी ऑफ एनी मार्केट क्रैश, तो इट इज़ ऑलवेज दिस, कोई तो एक रीज़न होता है, उसकी वजह से मार्केट गिरता है, देन मार्केट ऊपर जाता है, एंड देन एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है। तो ह्यूमंस जो होते हैं ना, उनके दिमाग में एक देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज रिसेंसी बायस। हम लोग रिसेंट न्यूज़ से बहुत इम्पैक्टेड होते हैं। अभी के दिन, आज के दिन में ना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ अराउंड मार्केट्स। आप न्यूज़पेपर खोलोगे, आप व्हाट्सएप खोलोगे, आप इंस्टाग्राम खोलोगे, हर जगह पे यही दिख रहा है, यूएस, ईरान, इजराइल, जो भी है। आप थोड़े टाइम में पीछे चले जाइए, 2022 में रशिया यूक्रेन में भी यही हुआ था, तभी भी वर्ल्ड वॉर 3 के नारे लगे थे। बट आज 4 साल हो गए, वो वॉर अभी भी जारी है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे ज़ीरो है आज के दिन में। सो दिस इम्पैक्ट विल वेयर ऑफ। सेकेंड थिंग इज़, मैं और थोड़ा पीछे जाऊँगा, मैं कोविड में जाऊँगा। कोविड के टाइम पे भी एक रीज़न था, उसकी वजह से मार्केट 40% से गिरा, फिर मार्केट बहुत 2-3 टाइम्स ग्रो हुआ, एंड देन एवरीथिंग वाज गुड। सो यही एनाटॉमी हर टाइम चलती है। 2008 में भी यही हुआ था, रीज़न कुछ और था, ओके, मार्केट फेल बाय 57-59% एंड अगेन इट रोज, ओके। रिकवरी टाइम्स थोड़े अलग होते हैं, बट इवेंचुअली क्या होता है, मार्केट गिरता है एंड उठता है। तो एज एन इन्वेस्टर आई नीड टू लर्न दिस, दैट इग्नोर द नॉइज़। जो भी नॉइज़ चल रही है ना, उसको आप इग्नोर करो। आपको फंडामेंटली क्या दिख रहा है, मार्केट नेगेटिव है, इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लमसम करने में डर है तो एसआईपी कीजिए। तो जैसे आपने कहा कि एसआईपी बंद करनी चाहिए कि नहीं, बल्कि एसआईपी बढ़ानी चाहिए। एसआईपी बढ़ानी, हाँ, एसआईपी बढ़ानी चाहिए, लमसम करना चाहिए। लमसम अगर आपको फिर भी डाउट है, एसटीपी कर सकते हो। ऑल दीज टूल्स आर अवेलेबल, एंड ये करके, इनफैक्ट ये करके ही वेल्थ बनेगी आपकी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा था, जैसे क्या इस तरह की जब क्राइसिस होती है, जब इक्विटी पे थोड़ा सा भरोसा कम होने लगता है, क्या ये समय ऐसा होता है जब हम अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा फिर से देखें, क्या उसको हम फिर से रीबैलेंसिंग करने की कोशिश करें, कुछ बदलाव करने की कोशिश करें? क्या इक्विटी में एक्सपोजर थोड़ा सा कम करके, क्या डेट, या हालांकि अब तो सभी गिर रहे हैं, सिल्वर और गोल्ड भी गिर रहा है, तो क्या उस तरफ थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए? आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? सर, हमारी थोड़ी अलग अप्रोच है। सो हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग या रिस्क प्रोफाइलिंग का अप्रोच लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये समझना चाहिए कि मैं, फॉर एग्जांपल एज एन इंडिविजुअल, मैं नेगेटिविटी झेल पाऊंगा या नहीं। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ टू बी डिसाइडेड। सो हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं ना, तो पहले हम ये एक्सरसाइज करते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग नाम की। मतलब सिंपल टर्म्स में, आप रात को अच्छे से सो पाओगे या नहीं। अगर वॉर चल रही है, वहाँ पे बम वहाँ गिर रहे हैं बट आपकी नींद खराब हो रही है, तो ये होगा या नहीं होगा। अगर आपकी टेम्परामेंट वैसी नहीं है कि मार्केट्स, अगर मेरे फंड्स 10% नेगेटिव, 20% नेगेटिव है, तो दुनिया ख़त्म हो गई मेरे लिए, ऐसा अगर आपका होने वाला है, तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट एंटायरली इनटू इक्विटीज़। तो आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपका एसेट अलोकेशन जो होता है डिसाइड होता है। एसेट अलोकेशन माने आपका 100 रुपीज़ अगर जा रहा है, तो वो डेट में जाना चाहिए कितना, इक्विटी में कितना, हाइब्रिड में कितना, गोल्ड सिल्वर में कितना, ये डिसाइड होना चाहिए। सो दिस इज़ द अप्रोच वी टेक। तो जब भी एक क्लाइंट ये इस अप्रोच से शुरू करता है ना, तो ये सारे सवाल बहुत कम हो जाते हैं। ये आपने काफ़ी अच्छी बात बताई, लेकिन अगर हम एक जनरलाइज व्यू लें, हाँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि आपसे जब मिलते होंगे तो अपनी रिस्क प्रोफाइल उनको लगता होगा कि बड़ी अच्छी है, हाँ, और नहीं हम ले सकते हैं, अभी मेरी एज कम है
और बिल्कुल इक्विटी में जाना चाहिए। लेकिन जब एक्चुअल में जब वो पेन फील करते हैं तो उनके विचार बदलने लगते हैं, सोच बदलने लगती है। और ये मैंने बहुत लोगों को देखा है कि शुरू में तो कॉन्फिडेंस बड़ा भरा रहता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को देख रहे हैं, इनके डबल हो गए, इनके इतने हो गए, तो उनका फोकस किसी भी तरीके से आपको कन्विंस करने में रहता है कि नहीं, हमारा फोकस आप इक्विटी पे है। लेकिन जब एक्चुअल क्राइसिस होती है, जैसे अभी की क्राइसिस है, 2008 की क्राइसिस थी, तब लोगों का भरोसा जो है वो डगमगाने लगता है। तो ऐसे में इस तरह की जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी ज़्यादातर है, उसमें उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या एक्सपोजर कम करना चाहिए या फिर आपको लगता है नहीं, भरोसा बनाए रखना चाहिए? सबसे पहली स्टेप इसमें ना, हम लोग हमारे ऑफिस में हम लोग ने एक वॉरेन बफेट की कोट लगाई है। तो जो वॉरेन बफेट कहते हैं कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं। 2024 सितंबर में आपने स्मॉल कैप मिड कैप वाज एट इट्स पीक, बिल्कुल करेक्ट। तभी पीक पे क्यों चला गया था? बिकॉज पीपल वर ग्रीडी, है ना। मतलब लोग बोल रहे थे ये स्मॉल कैप में डालो, हर एक बंदा उठा था बोल रहा था स्मॉल कैप में डालो, है ना। क्योंकि उसने 2020 से लेके 2023 तक के रिटर्न्स देखे थे, तो उसको लगा इसमें पैसा बनेगा। और एक्सपेक्टेशन कितने थे? 35% 40% एवरी ईयर, अनरियलिस्टिक। तो वो पास्ट परफॉर्मेंस देख के उसने बेट किया था फ्यूचर पे, एंड वहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो लोग फिर डरने लगे। अभी मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो आज के तारीख में जब लोग डरे हुए हैं ना, दैट इज द टाइम यू शुड बी ग्रीडी। ओके, तो अभी कमिंग टू योर क्वेश्चन कि इक्विटी में उसको एक्सपोजर लेना चाहिए या नहीं, या फिर क्या करना, तो हमारा रोल यहाँ पे क्या होता है? बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट कराते हैं लोगों का, तो हमारा रोल थोड़ा अलग होता है। कि जैसे मैं ऑफिस से निकला यहाँ पे आने के लिए, तो मान लीजिए कहीं पे मैंने तो मैप्स पे डाल दिया रास्ता, ओके, मुझे गूगल मैप ने बोला 45 मिनट्स लगेंगे यहाँ पे आने के लिए। मान लीजिए बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया, मुझे डाइवर्जन लेना पड़ता है। अल्टीमेटली क्या है, मुझे मेरे गोल तक पहुँचना है, बट आई माइट हैव टू टेक डाइवर्जन्स। दैट इज़ हाउ इन्वेस्टमेंट जर्नी इज। तो ये जो रोड ब्लॉक्स आते हैं ना, जैसे अभी आया है, तभी हमारा रोल एक कोच की तरह होता है। तो मोर देन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट इज़ अबाउट हैंड होल्डिंग। थोड़ा सा उसको मेंटली शांत करना कि सर ऐसा ऐसा है, ये दिस इज द डेटा, दिस इज हैपेंड इन द पास्ट एंड इट हैज हैपेंड विद यू ऑल्सो। 2020 में आपने देखा था मार्केट गिरा था, मार्केट वापस ऊपर है, तो उसको थोड़ा शांत करके, उसको थोड़ा सा मतलब धीरज देके उसको इस प्रोसेस पे, इस रास्ते पे बनाए रखना, ये हमारा काम रहेगा। एंड तभी ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मनी टू द मार्केट। अच्छा, इन जनरल व्यू, मतलब अभी की सिचुएशन को देखते हुए क्या रिविजिट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, या उसी में जो है हम ऐड करते जाएं और एसआईपी में अमाउंट बढ़ाना चाहिए, या थोड़ा सा डाइवर्जन जो है करना ज़रूरी है करंट सिचुएशन पे? क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनसे? सो रिविजिट तो डेफिनेटली कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू रिविजिट और रिव्यू द पोर्टफोलियो। बट जैसे कि हम कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो जो है ना, आपके गोल्स के हिसाब से बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरा गोल लेट्स से रिटायरमेंट है, विच इज़ मे बी 15 ईयर्स डाउन द लाइन, तो उन फंड्स पे आज पैनिक होके कुछ फ़ायदा नहीं है। बिकॉज व्हाट डज डेटा से कि आने वाले 15 साल में मार्केट्स अच्छे करेंगे, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली पहले भी अच्छे किए थे तो अभी करेंगे ही, एंड इट इज़ 15 ईयर्स डाउन द लाइन, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। जो मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स है, जैसे कि मान लीजिए अगले साल वेकेशन पे जाना था, तो उनके लिए तो हम लोग एनी विच इक्विटी फंड देंगे नहीं, है ना। वो लिक्विड फंड्स रहेंगे, या फिर मान लीजिए आर्बिट्राज कैटेगरी में रहेंगे, तो वो फंड तो नेगेटिव होंगे नहीं। तो योर शॉर्ट टर्म फंड्स आर सेफ, लॉन्ग टर्म फंड्स आर ऑल्सो गोइंग टू परफॉर्म वेल इन द फ्यूचर, बिकॉज आपकी एसआईपी भी चल रही है उसमें। ओके, तो इफ़ दैट इज़ द केस, अगर गोल बेस्ड आपका अप्रोच है, तो ये सारे प्रॉब्लम से आप बाजू में हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपका रैंडम गोल है, रैंडम पोर्टफोलियो है, जैसे इंडिया में वैसे रहता है कि दोस्तों का देख के इन्वेस्ट किया रहता है किसी ऐप से, एंड इट इज़ अ बिग मेस, तो डेफिनेटली येस। बिकॉज आई डोंट नो कि मतलब मैं अगर इन्वेस्टर हूँ और आप एडवाइज़र हो, तो मैं आपके पास क्यों आऊँगा? जब भी मुझे कन्फ्यूजन हो रही है तभी आऊँगा। बिल्कुल सही, करेक्ट। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस सिनेरियो, मार्केट के सिनेरियो में। तो मुझे कोई तो एक्सपर्ट लगता है जो मुझे रीअलाइन करके दे। मैंने हाल ही में एक क्लाइंट का पोर्टफोलियो रिव्यू किया था, उनके पास लगभग 30-35 फंड्स थे, अलग अलग फंड्स, मल्टीपल फंड्स इन सेम कैटेगरी, छोटी छोटी अमाउंट से ऐसे भी चालू की थी। तो अगर ऐसा क्लटर है ना, तो उसको डेफिनेटली कंसोलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, जब आप लोगों के पास या आपके पास कोई अपनी पहली एसआईपी शुरू करने के लिए आता है, या बहुत सारे लोग आपको देख करके अगर म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करना चाह रहे हैं, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, किस तरह के फंड से करनी चाहिए? क्या वो फंड लार्ज कैप होना चाहिए, क्या फ्लेक्सी कैप होना चाहिए? मतलब एक जो पहली शुरुआत है, पहली नौकरी लगी, पहली एसआईपी, वो उसकी शुरुआत कैसे करें? तो पहले जब आप चालू करते हो ना, तो इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट एन एसआईपी। जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी ऐप पे जाओगे, कोई भी टॉप परफॉर्मिंग फंड देखोगे, इन्वेस्टमेंट चालू कर दोगे, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच। करेक्ट अप्रोच क्या है कि मुझे जो इन्वेस्टमेंट करनी है, मान लीजिए मैं 25 ईयर्स ओल्ड हूँ, ठीक है, मुझे अगले लेट्स से 25 to 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर मैं ये लॉन्ग टर्म चीज़ कर रहा हूँ ना, तो इट हैज़ टू बी स्ट्रक्चर्ड। ओके, रैंडमली इन्वेस्टमेंट तो कोई भी करता है, बट अगर आप स्ट्रक्चर्ड करोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा आपको चालू करने में, मे बी 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट ये एक्सरसाइज जो है स्टार्टिंग की, वो आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। सेगमेंटेशन ऑफ फंड जो होता है, या फिर बाइफर्केशन की एक्स अमाउंट ऑफ SIP इज़ फॉर लेट्स से बाइंग अ हाउस। आई वॉन्ट टू बाय हाउस व्हेन आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, 10 साल में, तो उसके लिए मैं कैसे प्लानिंग करूँगा? आई वॉन्ट टू गो ऑन अ वेकेशन एवरी ईयर, उसके लिए कैसे प्लानिंग करूँगा? ठीक है, आई वॉन्ट टू रिटायर एट द एज ऑफ मे बी लेट्स से 45, 25 to 45, वो कैसे करेंगे? तो वंस आई गेट ऑल माई गोल्स एंड डिज़ायर्स इन प्लेस, देन आई कैन से सी कि कितने गोल्स उसमें से पॉसिबल है, मतलब उसमें से कितने गोल्स हम उनको मस्ट हैव गोल्स कहते हैं। जैसे रिटायरमेंट का गोल है ना, ये वो मस्ट हैव है, ये अगर मैं फेल कर गया गोल, तो फिर देर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट। ठीक है, फिर देर इज़ फ्यूचर में चाइल्ड एजुकेशन रहेगा, दैट्स अ मस्ट हैव गोल। अपग्रेडिंग टू आईफोन, दैट्स अ गुड टू हैव गोल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बट अगर मान लो कि नहीं हुआ तो कुछ दुनिया का अंत नहीं हो जाएगा। करेक्ट, 2020 में ये हुआ था, 2019 के एंड में जिन्होंने 2020 में वेकेशन के लिए प्लान किया था और जिन्होंने हाइब्रिड फंड्स वगैरह किए थे ना, तो दे ऑल वेंट नेगेटिव ना, बिकॉज 2020 में मार्केट्स फेल बाय 40%। तो उनके तो वो गोल हो नहीं पाए, बट दैट वाज अ गुड टू हैव गोल, तो वो नहीं हुआ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, बट रिटायरमेंट अगर नहीं हुआ तो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो हम लोग ये स्ट्रक्चर रिकमेंड करते हैं। ओके, इफ़ दे कैन डू ऑल दिस गोल्स एंड वेल एंड गुड, अदरवाइज उनके जो इंपॉर्टेंट गोल्स है वो करना बहुत ज़रूरी है। एंड इसी में जैसे मैंने कहा था कि रिस्क प्रोफाइलिंग एंड एसेट अलोकेशन, एंड वंस दिस इज़ डन, तो हमारे सिस्टम में प्रॉपरली गोल के हिसाब से सेग्रीगेशन होता है एंड दे कैन ट्रैक द गोल्स। तो अगर ऐप पे आपको दिखेगा ये सब चीज़, तो इट इज़ वेरी मच मतलब ईजी टू ट्रैक योर गोल्स एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट इन द फ्यूचर। लेकिन एक बात तो ये भी है कि जैसे एक तो मस्ट वाली बात तो आपने बता दी, लेकिन बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली कई बार पता नहीं होता, वो चाहते सब कुछ है, लेकिन क्या उनकी इनकम सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मेरा सवाल इसीलिए थोड़ा सा स्पेसिफिक ये था कि अगर पहली SIP सिर्फ ये सोचने के लिए कि मान लीजिए 5,000 10,000 रुपये कहीं आप कमा रहे हैं और 2-4 हज़ार की SIP कहीं शुरू करनी है, तो मतलब शुरुआत किस फंड से, मतलब एक मिडिल क्लास को लिए क्या बेहतर रहेगा, किस किस फंड से शुरू करना चाहिए? ठीक है, सो सर देखिए, अगर आपको इक्विटीज़ में करना है, हाँ, तो यू कैन ऑलवेज कंसिडर समथिंग इन द लार्ज कैप कैटेगरी, या अगर आपको थोड़ा सा यू वांट टू गेट समथिंग ऑफ एवरीथिंग, मतलब मुझे लार्ज भी चाहिए बट मुझे मिड एंड स्मॉल कैप का ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, और मुझे वो भी चाहिए बट रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, तो आई विल गो फॉर समथिंग लाइक अ फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड। ठीक है, और अगर मुझे थोड़ा सेफ भी खेलना है उनसे, तो देर इज़ अ कैटेगरी कॉल्ड एज मल्टी एसेट अलोकेशन हाइब्रिड में, दैट्स अ वेरी गुड कैटेगरी स्टेबिलिटी के लिए। तो आपको उसमें एक ही फंड में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक। अच्छा, अब सर चूँकि हर बार जब भी बातचीत हो रही है, हम कोशिश करते हैं किसी एक फ़ंड को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें। एक फ़ंड जिसने कि हमने देखा, जैसा अभी आप जिक्र भी कर रहे थे 2020 का, वो एक्सपीरियंस लोगों का ऐसा रहा कि इवन 2025 जो अभी ख़त्म हुआ तब तक भी लोगों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो स्मॉल कैप में जा रहा था। और क्योंकि हमने देखा 2024 में 6 महीने में पैसे डबल हो रहे थे, 5 महीने में, साल भर में, तो वो जो एक लत लगी और एक बड़ा वर्ग मार्केट के अंदर निकल के भी आया, क्योंकि इस तरह की मार्केट में रिटर्न बन रहे थे। अब शायद उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। स्मॉल कैप को आप कैसे डिफाइन करेंगे, किसके लिए ज़रूरी होता है और क्या पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक, स्मॉल कैप तो मेरे ख्याल से होना चाहिए, ओके, इन अ कंट्रोल्ड मैनर, मतलब इट शुड नॉट बी जैसे आपने कहा ना 2024 में स्मॉल कैप ही था, हाँ, करेक्ट, तो पीपल वर ओनली इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप, तो वैसा नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर।
ठीक है, बट आपको अगर स्मॉल कैप से अच्छे रिटर्न चाहिए, ओके, तो यू शुड वेट। आपको मतलब वेट करना आना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो लास्ट में भी 2024 के सितंबर के बाद तभी स्मॉल कैप इंडेक्स का पीक बना था। आज के तारीख में वी आर अराउंड 22.9% डाउन फ्रॉम द पीक, ठीक है। तो जिसने तभी पैसा डाला था वो तो आज मतलब बहुत ही 30% लॉस मतलब ही मस्ट बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड अगर वो है तो मार्केट्स में। बट मुझे अगर स्मॉल कैप फंड में करना है, मान लीजिए मैंने तभी किया इन्वेस्टमेंट, ओके, तो इट शुड बी फॉर 5 years प्लस ड्यूरेशन ओनली। स्मॉल कैप इज़ नॉट समथिंग जो मुझे 1 साल में रिटर्न बना के देगा रिटर्न, बट इट शुड नॉट बी समथिंग विच आई शुड एम फॉर, है ना, क्योंकि वो नेगेटिव भी जा सकता है और वो बहुत नेगेटिव जाएगा, बहुत तेजी से नीचे जाता वो है। हाई रिस्क हाई रिटर्न है। तो जैसे 2018-19 में जब स्मॉल कैप एंड मिड कैप गिरे थे, तो वैसे अभी भी गिरे हैं स्मॉल कैप्स। बट इज इट अ गुड टाइम टू एंटर? मेरे ख्याल से कंट्रोल्ड मैनर में एंट्री होनी चाहिए वाया SIP। एंड सच बोलो तो मतलब ऐसा कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन इज़ अ बोरिंग प्रोसेस। तो अगर आप उसको एवरीडे देखोगे तो फिर आपके हाँ, पैसे बनेंगे नहीं। बनेंगे। उसको इन्वेस्ट करके आप छोड़ दीजिए, 5 साल 10 साल रख दीजिए, आपका पैसा बनेगा स्मॉल कैप में। हिस्टोरिकली डेटा भी अवेलेबल है। बिल्कुल, एंड राइट नाउ अगर आप आज की बात करें तो PE भी अच्छा खासा है स्मॉल कैप का, नीचे आ गया है। आप अगर पेग रेशियो देखते हो तो पेग रेशियो इज़ अराउंड 1। तो टिपिकली इट सेड कि पेग रेशियो अगर 1 है तो आपका मतलब यहाँ से ग्रोथ आएगी फंड में। एंड कंपेयर टू दैट लार्ज कैप एंड मिड कैप आर स्टिल लिटिल बिट हायर पेग रेशियोज। तो स्मॉल कैप अच्छे वैल्यूएशंस है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूर हो सकती है SIP के थ्रू, ऑफ कोर्स आफ्टर कंसल्टिंग विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू डिलिजेंस ऑफ मतलब रिस्क प्रोफाइलिंग एंड एसेट एलोकेशन। वो करने के बाद आप कीजिए, बट कीप इट स्ट्रिक्टली टाइड टू योर गोल्स। ये काफ़ी तो अभी की बात का जो एक सार निकला वो ये कि अगर आप निवेश कर रहे हैं स्मॉल कैप में, तो पहले तो काम तो ये कीजिए कि 5 साल से ऊपर का नज़रिया होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। उससे कम का अगर आप रख रहे हैं तो आपके लिए ही मुसीबत हो सकती है। दूसरा ये कि अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग जो है अवश्य देखें। अब मेरा दूसरा सवाल आता है सर कि अगर एक पोर्टफोलियो हमने बनाया इक्विटी का, और जिसमें कि बाकी पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहे हैं, खाली इक्विटी पे अभी फोकस करते हैं, है ना, बाकी डेट और बाकी चीज़ों पे बाद में आएंगे। लेकिन मान लीजिए कि हमने 60-70% का एक पोर्टफोलियो बनाया जो कि इक्विटी का है। उस इक्विटी के अंदर कितना परसेंट हिस्सा जो है आप स्मॉल कैप को देना पसंद करेंगे, और ख़ास तौर से वो लोग जो कि 25 से 35 साल की उम्र के बीच के लोग अगर शुरू कर रहे हैं तो उनको क्या देंगे, और जो लोग 35 साल से ऊपर के हैं उनके लिए क्या इस पर कितना रिस्की होता है स्मॉल कैप जब आप के गोल बदल जाते हैं 35 के बाद? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है वैसे। अब फिर भी एक मतलब देयर इज़ नो वन आंसर फॉर दिस, बट हाँ, देखिए अगर मैं अगर ये अज्यूम करके चलूँगा कि जो 25 साल का नौजवान है वो रिस्क प्रोफाइलिंग एग्रेसिव है एंड वो देख सकता है लॉस होते हुए, तो 30% कैन बी इन स्मॉल कैप, ओके। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है जब भी कोई चालू करता है इन्वेस्टमेंट तभी वो इमीडिएटली नहीं जाता स्मॉल कैप में इतना, बट प्रैक्टिकल थियोरेटिकल बेसिस पे आप कह सकते हो कि हाँ 30% आप मिड कैप 30% स्मॉल कैप दे सकते हो, ओके। बट जैसे आपका एज बढ़ता है तो यू आर सपोज टू रिड्यूस द अलोकेशन। तो मान लीजिए जनरली एक कहावत होती है कि 100 माइनस एज इज इक्वल टू इक्विटी। तो मतलब मैं अगर 25 ईयर्स हूँ तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75%। तो 75% ऑफ माई मनी शुड बी इन इक्विटी। तो इस 75% में आप 30% स्मॉल कैप को दे सकते हो। जैसे आपकी एज बढ़ती है, मान लीजिए आप 35 हो गए तो 65% होना चाहिए इक्विटी में। तो उसमें आप चाहिए तो 30%, 25%, 20% कर लो स्मॉल कैप को, तो रिड्यूस द अलोकेशंस। अगर आपको लग रहा है कि 10 साल हो गए इन्वेस्टमेंट करके, 25 पे चालू की थी 35 हो गया, तो भी थोड़ा सा सेफ होना चाहिए, तो आप उसको प्रॉफिट बुकिंग करके अब धीरे धीरे सेफ फंड में आ सकते हो, जो टिपिकली अपना लाइफ साइकिल फंड्स में जो होता है ना वो आप फॉलो कर सकते हो मॉडल। अच्छा सर, एक चीज़ और जाननी चाहिए थी आपसे। अगर जो लोग स्मॉल कैप के, जैसा कि आपने खुद बताया कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है स्मॉल कैप फंड का, और सबसे बड़ा नुकसान क्या है? किन लोगों को स्मॉल कैप फंड में पैसे नहीं लगाने चाहिए, और वो कौन लोग हैं जिनके लिए आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए पोर्टफोलियो में, और इसके ये फ़ायदे हैं? तो प्लस और नेगेटिव दोनों मैं समझना चाहूँगा ताकि हमारे दर्शक अपनी एक राय बना सकें इसके बारे में। सो जो लोग जिनको आदत है
फिक्स्ड रिटर्न्स मिलने की, या फिर जिनको स्टेबिलिटी की आदत है, उनको नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई सीनियर सिटीज़न है जिसने ज़िंदगी भर सिर्फ एफडी की है, बैंक एफडी, ओके, तो उसको मैं स्मॉल कैप में नहीं लेके आ सकता, क्योंकि जिस दिन वो नेगेटिव होगा ही विल नॉट बी एबल टू बेयर इट। ज़िंदगी भर पैसा नेगेटिव देखा नहीं है, आज नेगेटिव हो गया, वो नहीं सह कर पाएगा। तो somebody who is not that keen into the markets, या फिर उसका टेम्परामेंट नहीं है, उसको नहीं आना चाहिए स्मॉल कैप में। बट ऐसा कोई इंसान है जिसको पता है कि मुझे 5 साल ये पैसा नहीं चाहिए, 10 साल नहीं चाहिए, तो एंड ही इज़ ओके दैट, अगर मैं उनसे पूछूंगा कि आपका पैसा मान लीजिए 15% से कम हो गया, आर यू ओके विथ इट, तो इफ़ इज़ ओके देन ही कैन कम इनटू स्मॉल कैप्स। ओके, तभी आ सकता है वो, आना चाहिए, और कम से कम 5 साल के ऊपर का पीरियड ही देना चाहिए स्मॉल कैप के लिए। भले ही पास्ट में रिटर्न्स बने हैं, ओके, 22, 23, 24 में रिटर्न्स बने हैं, बट वो 3 साल का पीरियड था। आज आप वही फंड देखिए 22 के बाद जो भी है, उनके रिटर्न्स आर नेग्लिजिबल राइट नाउ इन स्मॉल कैप्स, सिंगल डिजिट में है रिटर्न्स। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, 5 साल के भीतर का पीरियड है, रिटर्न्स कम हो गए ना, तो यू हैव टू गिव इट 5 years प्लस। अगर आप आज निफ्टी स्मॉल कैप 250 का 5 साल का परफॉर्मेंस देखोगे, लगभग मेरे ख्याल से 15% पर एनम है, तो इट इज़ नॉट अप टू द मार्क स्मॉल कैप के हिसाब से ना। 15% इज़ नॉट अप टू द मार्क, बट ये क्यों हुआ है, बिकॉज पिछले 1.5 साल आर नॉट दैट गुड फॉर स्मॉल कैप। तो जैसे आप आगे जाओगे तो वो बढ़ेगा, एंड कंपाउंडिंग विल कीप ऑन हैपनिंग। ठीक, अभी जो आप बता रहे थे कि अभी की जो गिरावट रही 25-30% डाउन है स्मॉल कैप, क्या ये सही समय है मतलब स्मॉल कैप में एंट्री लेने का? क्या आपका एनालिसिस क्या कहता है कि अभी अगर 5 साल का या 7 साल का नज़रिया है, तो क्या स्मॉल कैप फंड में एक्सपोजर अभी करंट लेवल पे ले सकते हैं? देखिए, अभी एक तो पी रेशियो भी नीचे आ चुका है उसका, एंड पेग रेशियो 1 है, 1 के आसपास है, प्लस पीक वैल्यू से मेरा इंडेक्स जो है वो लगभग 22-23% डाउन है। तो अगेन एज ए सेड, इन कंट्रोल्ड मैनर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लमसम कर रहे हो तो सिर्फ लमसम मत कीजिए, उसको चाहिए तो आप, अगर आपके मन में अनसर्टेनिटी है मार्केट्स के बारे में या इस वॉर के बारे में, तो उसको STP माध्यम से इन्वेस्ट कीजिए, उसके साथ SIP चालू कीजिए, एंड गिव इट टाइम। अच्छा सर, अभी चूँकि आप इतने लोगों का पोर्टफोलियो इतना बड़ा आप मैनेज करते हैं, ये जो अभी बीच में एक रैली आई सिल्वर के अंदर, क्या आपके पास ऐसे लोग आए कि निकाल दो यहाँ से पैसा, सब सिल्वर में डाल दो और सिल्वर ही भाग रहा है और सिल्वर ही चल रहा है, मतलब इस तरह के आते हैं लोग? और अभी मतलब सिल्वर ETFs को लेकर के क्या व्यू आपका रहेगा, और क्या कुछ इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहें? सिल्वर गोल्ड होना चाहिए पोर्टफोलियो में, और होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? क्योंकि बीच में तो हमने देखा कि लोगों ने पूरे पैसे उठा करके बाकी बेच करके सिल्वर गोल्ड और सिल्वर में ही खासतौर से सिल्वर में डाल दिए। देखिए, हमारा तो हमेशा ये कहना होता है कि योर पोर्टफोलियो शुड बी अ बैलेंस्ड वन, तो विच मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर शुड बी देयर, बट गोल्ड ये जो है ना, ये हेज होता है हमेशा पोर्टफोलियो में, इट शुड नॉट फॉर्म द एंटायर पोर्टफोलियो। तो जब भी इक्विटी परफॉर्म नहीं करता तभी टिपिकली गोल्ड करता है परफॉर्म। जैसे हम लोग ने देखा पास्ट में, देयर वाज अ टाइम व्हेन बोथ वर परफॉर्मिंग, 2000 मेरे ख्याल से 23 के आसपास दोनों कर रहे थे परफॉर्म, करेक्ट। सो गोल्ड तो होना चाहिए, बट अगेन हेजिंग के हिसाब से। सिल्वर भी होना चाहिए, बट सिल्वर इज़ मोर ऑफ अ टैक्टिकल कॉल। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, सिल्वर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। ओके, अगर आपको ये चाहिए बट यू वांट द बेनिफिट ऑफ बोथ, देन अगेन एज आई सेड, मल्टी एसेट अलोकेशन फंड्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जब मैं खुद से इन्वेस्टमेंट करने जाता हूँ तो मतलब सिल्वर में मुझे एंट्री लेनी है एंड एग्जिट मारना है, आपने देखा रहेगा तो सिल्वर जो ऊपर जाता है वो इमीडिएटली ऊपर जाता है एंड फटक से नीचे आता है, करेक्ट। तो वही हुआ ना पिछले साल। तो अगर मुझे वो करना है तो इट इज़ बेटर आई गो फॉर हाइब्रिड फंड, कंट्रोल्ड मैनर में फंड मैनेजर मैनेज करेगा। अगर मैं ये चीज़ करने जाऊँगा ना, तो मेरी हालत कभी कभी अभिमन्यु की जैसी हो जाती है। आपको पता है एंट्री कैसे लेनी है, आपको बाहर कैसे आना है चक्रव्यूह के पता नहीं है। नहीं, बहुत लोग हैं जानने वाले जो 4 लाख में भी लेकर के फिर कह रहे थे 5 लाख भी जाएगा, लेकिन उसके बाद से वो करेक्ट। हाँ, ये बात तो है सर। चलिए सर, अब थोड़ा सा अपने बारे में कुछ एक और चीज़ें आपसे जानें। उससे पहले जाने से पहले एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे
कि जब हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग, क्या आपके गोल हैं, इन तमाम चीज़ों को आप फैक्टर इन करते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को जब वो मान लीजिए किसी फाइनेंशियल प्लानर जैसे आप जैसे एक्सपर्ट से वो नहीं मिल पाया, उसके दिमाग में क्या होने चाहिए, मतलब और कहाँ फोकस होना चाहिए, कौन कौन से आपका फेवरेट फंड कौन सा होगा? अभी आपने जैसे कई सारे नाम हम लोगों ने ले लिए, मल्टी एसेट के नाम ले लिए, हाइब्रिड का नाम लिया, इंडेक्स फंड के बात हम लोगों ने की नहीं, लेकिन इंडेक्स फंड का विकल्प है, फ्लेक्सी कैप की बात हुई, स्मॉल कैप की बात हुई। तो इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, 4-5 चुनने हो नॉर्मल आदमी को, तो फिर वो कौन से, और एक पोर्टफोलियो में कितने फंड मैक्सिमम होने चाहिए, इसका कोई रूल बनाया है आपने? ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल होता नहीं है, बट जैसे हमने कहा ना कि क्या होता है कि अगर आपने कोई छोटा बच्चा देखा होगा, उसको अगर आप खिलौने की दुकान में छोड़ दे तो वो पूरा ऐसे कंफ्यूज हो जाता है ना, हाँ, मतलब ये भी अच्छा, सारे ये ये भी अच्छा। सब चाहिए, मुझे सब चाहिए। तो वैसा ही होता है कि जैसे आई लॉग इन टू एनी ऐप, मुझे सारे फंड दिखते हैं कि ये फ्लेक्सी कैप, ये मल्टी कैप, ये भी अच्छा कर रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है, सब में पैसा डालना है, बट वो पॉसिबल नहीं होता बिकॉज कैपिटल इज़ ऑलवेज लिमिटेड। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा हम यही एडवाइस देते हैं कि आप थोड़ा सा फोकस अपना बदल दीजिए। तो वो कैसे बदलना है? तो फोकस ऑन योर गोल्स, आपको क्या करना है या फिर आपको ये पैसा किस चीज़ के लिए लगने वाला है फ्यूचर में, आप उस पर फोकस कीजिए। देन उसको आप लिस्ट डाउन कीजिए गोल्स को, फिर इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट। कि मुझे अगर पता ही नहीं है मुझे कहाँ जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा, करेक्ट? तो अब इफ़ आई अंडरस्टैंड कि आप, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि आपके ऑफिस में आने के लिए आई हैड मल्टीपल ऑप्शंस ना, आई कुड हैव कम बाय बस, टैक्सी, उबर, ट्रेन, हाँ, जो भी है। बट जब मुझे पता चला कि बेस्ट वे टू गो इज़ बाय रोड, टाइम भी कम लग रहा है, तो मैं रोड से आ गया। तो दैट वे यू कैन डिसाइड, यू कैन चार्ट आउट योर रोड मैप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेरे गोल के हिसाब से। ओके, तो गोल के हिसाब से करने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर मुझे पता है कि यहाँ पे दुविधा क्या होती है, जनरली लोग हमेशा बोलते हैं कि मार्केट्स ऊपर गए पैसा निकालो क्या। हाँ करेक्ट। तो मार्केट्स ऊपर गए पैसा निकालो क्या, ये एक्चुअली क्या होता है कि इट विल किल योर कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कब आती है? जितना ज़्यादा टाइम आप मार्केट में रहोगे ना, उतना आपका कंपाउंडिंग बढ़ते जाएगा, करेक्ट? तो इसीलिए टैग योर इन्वेस्टमेंट्स टू योर गोल्स। अगर मेरा रिटायरमेंट का गोल है या मेरे बेटे का एजुकेशन है, मेरी बेटी की शादी है, मुझे पता है 20 साल है शादी के लिए, तो उस इन्वेस्टमेंट को 20 साल हाथ मत लगाइए। 20 साल होने के बाद आपको उसको निकालना ही है। उसको 20 साल के बाद फिर ऐसा नहीं कि नहीं सर रुक जाइए और 1 साल रुकिए, ऐसा नहीं है। 20 साल बाद शादी है, पैसे निकालने ही है। सेम वे विद एजुकेशन, सेम विद रिटायरमेंट। फोकस जो है वो रिटर्न पे नहीं होना चाहिए, वो गोल पे होना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही, और ये हमारे दर्शकों को भी काफ़ी सीखनी चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर ये बात तो है कि इस बात को लेकर के हड़बड़ाहट हो जाती है कि भाई 6 महीने में ही डबल हो गया है तो क्या करें, क्या प्रॉफिट बुक कर लें। तो ये तो बात सही है, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा सर, इतने सारे लोगों के पैसे आप मैनेज करते हैं, बाजार में इतनी क्राइसिस है, आपको नींद आ जाती है ठीक से? आप टेंशन में होते हो तो क्या करते हो? नहीं, मुझे नींद आती है अच्छे से। अच्छे से नहीं, क्योंकि सब लोग तो भाई आपके भरोसे बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग, तो फिर जब फ़ोन आते होंगे तो टेंशन होती है कि नहीं यार अभी देखिए सर, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पहले खुद करो फिर दूसरों को एडवाइस करो, तो मैं तो 2011 से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ है ना, 15 साल हो चुके हैं ना लगभग, तो मुझे पता है अभी कि पैसा बनता है। ठीक है, अभी नेगेटिव है बट पैसा बनेगा, ये अभी पता चल चुका है। मैंने 2008 में 8 के एंड में मैंने मार्केट्स में अकाउंट खोला था, डीमैट अकाउंट। तो आई वॉज फॉर्चुनेट टू एंटर एट दैट पॉइंट। तो मैंने लगभग 2 बड़े क्रैश देखे, 2008 का और 2020 का, एंड बीच में छोटे छोटे जो करेक्शन थे वो सब देखे। तो भी पता है मोटा मोटी, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे हैं इंडिया के, तो वी विल डू वेल। आने वाले 10-15 साल तक तो इंडियन इकोनॉमी कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। एंड सेकेंडली आई हैव सीन माई ओन पोर्टफोलियो बीइंग नेगेटिव फॉर 2.5 ईयर्स, फिर वापस बढ़ गया है। तो अभी कन्विक्शन है, एंड दैट कन्विक्शन हेल्प्स मी टू टॉक टू क्लाइंट्स एंड हेल्प देम हाँ, अंडरस्टैंड। क्योंकि देखिए खुद को कन्विंस करना आसान होता है प्रांजल जी, लेकिन दूसरों को नहीं। दूसरों को कैसे कन्विंस किया जाए कि भाई साहब भरोसा रखो, क्योंकि लोग कई बार प्रेशर बनाने लगते हैं। अभी चलिए ठीक है, अभी एक परिवर्तन तो आया है, लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, इकॉनमी को लेकर के समझ बढ़ी है, चाहे वो चैनल के माध्यम से हो, अखबारों के माध्यम से हो, लोग भी मतलब अब ऐसा नहीं है कि पैनिक बहुत कम करते हैं। हमारे पास भी सवाल आते हैं, सर इतना गिर गया, क्या आप लंप सम अमाउंट डालना है तो क्या करें? तो ये तो लगता है कि लोग पैनिक में नहीं रहते हैं, पहले जितना ज़्यादा पैनिक होता था। Correct. आज के 10 साल 15 साल पहले लोगों को लगता था गलत कर दिया, एफडी में ही लगाना चाहिए था,
और ये तो हम फंस गए। अब लोगों में लगता है कि नहीं ठीक है, अभी गिरा है, 5 साल बाद फिर सही हो जाएगा, 2 साल बाद सही हो जाएगा। तो कितना मुश्किल होता है लोगों को समझाना? नहीं, पहले इतना नहीं रहता अभी मुश्किल, वेरी फ्रैंकली। जो जो हम लोग ने 2018, 19, 20 में फेस किया था, मतलब कंटिन्यूसली लोग पैनिक मोड में ही थे 2.5 साल के लिए, उतना अभी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। लोग इन्वेस्टर्स काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं अभी, थैंक्स टू ऑल ये जो कैंपेन्स रन करते हैं ना, म्यूचुअल फंड सही है हो या और भी बहुत सारे वो पॉडकास्ट है, ठीक है, हम लोग कंटिन्यूसली बात करते रहते हैं, तो हमारे जैसे एडवाइजर्स है, तो इनके एफर्ट की वजह से ना क्या हुआ है कि इन्वेस्टर काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, उनको पता है अभी कि ये हमारे साथ पहले हो चुका है एंड मार्केट ऊपर जाएगा। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं, डेफिनेटली एफडी में डालना चाहिए था पैसा, आज भी बोलते हैं, बट वो कम हो गए। एंड कन्विंस करना भी आसान है क्योंकि हम लोग पास्ट का डेटा दिखाते हैं कि देखिए आपका ही पोर्टफोलियो ऐसे था, अब ये हुआ था, अभी भी वही हो रहा है, तो जस्ट बी पेशेंट, पैसा बनेगा। पैसा बनेगा। अच्छा सर, रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? मूवी देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, गाने सुनते हैं, क्या करते हैं? मूवी देखता हूँ, गाने सुनता हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ, वाइल्ड लाइफ सफारीज, फोटोग्राफी भी करता हूँ। बहुत शानदार सर। अच्छा ये बताइए कि आपका पसंदीदा फिल्म जो है अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसी हो जो आपको बहुत पसंद आई हो और आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? काफ़ी सारी है, बट मैंने एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग संडे को मैंने धुरंधर पार्ट 1 देखी है मैंने इतना लेट देखी है। तो फिर तो अभी काफ़ी पीछे चल रहे हैं आप, पीछे चल रहे हैं। काफ़ी पीछे चल रहा है। चलिए बहुत अच्छी। पुरानी फिल्में या नई फिल्में कौन ज़्यादा पसंद है? दोनों फिल्में। पुरानी फिल्में, नई फिल्में, इंग्लिश फिल्में, हिंदी, मराठी, सब साउथ की फिल्में सारे देखता हूँ मैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छे। प्रांजल जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपके बारे में जान करके, और जिस तरीके से आप लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ लेके जा रहे हैं और लोगों का पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से बहुत कुछ सीखा होगा हमारे दर्शकों ने और वो आपको अप्रिशिएट करें, और भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आखिर में तो ऊपर ही जाना है, वो चाहे आदमी हो या फिर बाजार। तो फिर ठीक है, भरोसा बरकरार रखें। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करते। थैंक यू आपकी चर्चा में शामिल होने। तो फिलहाल के लिए आज की जो बातचीत का सार है, पहला ये कि निवेश को लेकर के अपने गोल को निर्धारित करने के बाद आप अपने फंड का चुनाव करें। स्मॉल कैप को लेकर के जो हमने बातचीत की, उसमें बातचीत का सार ये है कि पहले तो ये है कि आपका रिस्क कितना आप ले सकते हैं उसका ध्यान रखें। 5 साल से लंबी अवधि का नज़रिया कम से कम हो अगर आप स्मॉल कैप में की तरफ जाने की सोच रहे हैं। सिल्वर को लेकर के या गोल्ड को लेकर के आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन पूरा निवेश वो नहीं हो सकता। हेजिंग के लिए गोल्ड की तरफ आप जा सकते हैं। इसी तरह की और दिलचस्प बातचीत के लिए लगातार बने रहिए बोनस के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।